अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के मेरे जो टॉपिक है वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हमारे पास जो केसेस आते हैं वो एक्टिव चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए भी आते हैं और पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए भी आते हैं। एक्टिव चेस्ट फिजियोथेरेपी में एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक हम करवाते हैं और पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी वो होती है जिसमें पेशेंट एक्टिवली कफ एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग का मेथड भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हमारे पास ऐसे पेशेंट जिनका लंग्स कोलैप्स हो जाता है और वो हमारे पास आते हैं और उनका किसी का लोअर जोन कोलैप्स है, किसी का मिडिल जोन कोलैप्स है, तो उस कंडीशन में उसकी एयर एंट्री इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव साइकिल ब्रीथिंग टेक्निक। अब एक्टिव साइकिल ब्रीथिंग टेक्निक में कौन कौन सी टेक्निक हम करवाते हैं कि जिससे पेशेंट का सांस अच्छे तरीके से बहाल हो सके और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सफ़र कर सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आकर कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है और जो है वो अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है और टाइडल वॉल्यूम कितना है। जब इनकी वैल्यूज आपको मालूम होगी तो आप बाय द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, ये स्पायरोमीटर है, इसकी आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं जब आपको ये सारी वैल्यूज मालूम होगी। सबसे पहले मैं पेशेंट को चेयर पर बिठा देता हूँ। आ जाइए, चेयर पर बैठ जाएं। चेयर पर बिठा के पेशेंट से कहेंगे कि अपना पॉस्चर स्ट्रेट रखें। स्ट्रेट रखकर आप सांस को गहरा लें, अच्छे तरीके से सांस गहरा लीजिए और फिर वापस डीप ब्रीथिंग, नाक से गहरा सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे। इसको हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं। हाँ, डीप ब्रीथिंग कीजिए 10 to 15 टाइम्स। आप एक ये वाली साइकिल करवाएंगे, डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, इसके बाद फिर आप जो करवाएंगे दोनों हाथ मिलाइए। इसको हम कहते हैं इंटर डिजिटल टेक्निक। इंटर डिजिटल टेक्निक में आप क्या करेंगे, जब पेशेंट से कहेंगे कि अपने हाथ को ऊपर उठाएं तो नाक से गहरा सांस लें, वापस लेकर आइए, मुंह से बाहर निकालिए। ऊपर उठाएं, नाक से अच्छे तरीके से गहरा सांस लें, बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट से कहेंगे कि गहरा सांस लें और फिर वापस लेकर आएं। अच्छे तरीके से पेशेंट से कहेंगे कि हाथ को ऊपर उठाएं और सांस गहरा लें बाय द हेल्प ऑफ नोज और जब वापस निकालें तो मुंह से। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेशेंट जब अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो नाक से गहरा सांस ले रहे हैं और जब वापस लेकर आ रहे हैं तो मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। इंटर डिजिटल टेक्निक करवाने के बाद अब मैं इनसे कहूँगा कि टिश्यू ब्लो करें। टिश्यू ब्लो करने से ये होगा कि सबसे पहले तो हम इंस्पायरेशन के लिए मैंने एक्सरसाइज करवाई, इंस्पायरेशन के लिए मैंने एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग करवाई, इनसे इंटर डिजिटल टेक्निक करवाई। अब टिश्यू ब्लोइंग करवाऊंगा। मैं टिश्यू पेपर को आगे रखूंगा और पेशेंट से कहूँगा इस तरह से हो जाएं आप, ताकि हमारे ऑडियंस को नजर आए। टिश्यू पेपर को उड़ाइए, जोर से उड़ाएं, इस तरह। अच्छा, पेशेंट आप देखें, सबसे पहले सांस को अच्छे तरीके से भरेंगे। किस तरह, हाँ, सांस को भर के और फिर उड़ाइए इसको। सांस को देखें अच्छे तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उठा रहे हैं। इस तरह करने से आप एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है लंग्स का वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आप पेशेंट को परकशन भी दे सकते हैं। परकशन किस तरीके से देंगे, आगे हो जाइए। देखें, लंग्स का जो एंटीरियर सेगमेंट है, एंटीरियर जो 6 रिब तक आता है, लेटरल 7 8 रिब तक और पोस्टीरियर जो है बिलो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ये देखें 8 7 8 9 10 11। तो आप क्या करेंगे, मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने कहा कि इनका जो है वो लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स है। अब ये इनका राइट साइड है, ये लेफ्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको इस तरह से परकशन अप्लाई करूँगा। तकरीबन 1 मिनट तक आप परकशन अप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से ही परकशन अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ आप राइट साइड का भी करेंगे ताकि दोनों तरफ ये बराबर हो जाए। लेकिन जिस तरफ आप कोलैप्स देखेंगे कि पेशेंट का लंग कोलैप्स है, उस साइड पर आप परकशन देंगे और पोस्टल ड्रेनेज करवाएंगे। अब इनका लेफ्ट लोअर जोन कोलैप्स है तो मैं लेफ्ट लोअर जोन पर इनको अच्छे तरीके से परकशन अप्लाई करूंगा।
आप लेट जाइए, इधर आ जाए, लेट जाइए। इंटीरियर आप किस तरीके से परकशन अप्लाई करते हैं, एक तो आप अपनी जो हैंडलिंग है बड़े प्रॉपर तरीके से रखें। देखिए परकशन अप्लाई करने के लिए मिडिल फिंगर को आगे रखेंगे, दोनों फिंगर इस तरह करके एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये देखिए इस तरीके से आप अपर और मिडिल जोन में आप परकशन अप्लाई कर सकते हैं। लेटरली अगर आपको अप्लाई करना है तो लेटरल आप हो जाए, इधर हो जाए, मेरी तरफ करवट में हो जाए। करवट में पेशेंट से कहेंगे कि अपने बाजू को ऊपर रखें, बाजू ऊपर रखकर आप लेटरली इस तरीके से परकशन को अप्लाई कर सकते हैं। लाइंग पोजीशन में अगर आपको परकशन अप्लाई करना है तो आप अपनी तरफ थोड़ा फेस करेंगे इधर, और उल्टा लिटाकर भी कर सकते हैं, उल्टे होकर लेट जाइए। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से आप परकशन अप्लाई करेंगे ताकि इनके जो लंग्स की वॉल्यूम है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज हो सके। परकशन अप्लाई करने के बाद अब मैं इनको स्पायरोमीटर करवाऊंगा। उठ जाइए, बैठ जाए यहाँ पर, इधर बैठ जाए, इस तरफ होकर बैठ जाए फेस। ये माउथ पीस है, ये बॉल है, और यहाँ पर देखिए लिखी हुई रीडिंग लिखी हुई 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। हमारी टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 5 लीटर टू 6 लीटर, जो कि हमें पूरी तरीके से अचीव करनी होती है। किस तरीके से, अगर मैं ये देख सकते हैं आप, ये एरो का निशान दिया हुआ है, एरो के निशान पर आप 200 यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो एरो पर अगर आप 200 रखते हैं, पेशेंट को होल्ड करना चाहिए 5 सेकंड। पेशेंट अगर 5 सेकंड होल्ड करता है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1000। 1000 वॉल्यूम पेशेंट ने अचीव किया। इसी तरीके से अगर 1200 है तो 1200 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो 6000 ml और 6 लीटर, तो ये वॉल्यूम अचीव किया पेशेंट ने। किस तरीके से, पेशेंट से कहेंगे कि माउथ पेस को रखिए मुंह में और सांस को अपनी तरफ खींचें, जोर से खींचें, खींच कर रखें 5 सेकंड, देन रिलैक्स। इसमें फिर होल्ड करके रखवाएंगे पेशेंट से 5 सेकंड तक। पेशेंट से कहेंगे होल्ड करें। अगर पेशेंट 2 सेकंड होल्ड करता है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 400 ml हो जाएगा। अगर 3 सेकंड होल्ड करता है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 600 ml बनता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 800 ml होता है। देखिए किस तरीके से पेशेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप 10 टू 15 टाइम पेशेंट से करवाएंगे, इससे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप पेशेंट से कहेंगे कि कफिंग और हफिंग करें। कफिंग और हफिंग किस तरीके से की जाती है, आप यहाँ पर दोनों हाथ रखिए, एक हाथ इधर और दूसरा हाथ इधर, ठीक है। अब सांस गहरा लीजिए अच्छे तरीके से और खांसी करने की कोशिश करें। जो पेशेंट खांसी नहीं कर सकता है, जिसका कफ वीक है, तो उस कंडीशन में आप सक्शन करवाएंगे। सक्शन भी मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि ऐसे पेशेंट जो कि एक्टिवली कफ एक्सपेक्ट्रेट नहीं कर पाते हैं तो उनकी हम सक्शन करवाते हैं। सांस गहरा लीजिए और हाँक करके करें। इस हाँ, ये हफिंग होती है, और जो पहले करवाई थी कफिंग है। हफिंग करके दिखाइए अभी आप, हाँक करके करेंगे। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है, ग्लोटिस ओपन होता है, ग्लोटिस ओपन और ग्लोटिस क्लोज। अगर ग्लोटिस ओपन होगा तो कफ है और क्लोज होगा तो हफिंग होगी। हाँ, ये हफिंग, ये कफिंग है। और हफिंग करके दिखाइए। ठीक है। हफिंग और कफिंग करवाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्या करवाएंगे, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग किस तरीके से, एक हाथ ही एब्डोमेन पर रखेंगे, दूसरा हाथ चेस्ट पर रखेंगे और इतना सांस को खींचेंगे कि पेट अंदर की तरफ जाए, फिर बाहर निकालें, बड़े प्रेशर से बाहर निकालें। आप ये करके देखें। स्टार्ट में तो आपको फील होगा कि आपको ड्राउजीनेस हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी और आप खुद से कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये आपने काफ़ी अच्छी हमें एक्सरसाइज बताई। ये वो भी कर सकते हैं जो कि मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक आप ये एक्सरसाइज करें स्टार्ट में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको बढ़ाते रहिए। ठीक है, ये हुई डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग हुई।
डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि अस्थमा के साथ है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे रखिए और आगे होकर यहाँ पर आप जो भी अस्थमा का केस हो, पेशेंट से कहेंगे ऐसे ऐसे सांस लीजिए। ये देखिए, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड पोस्टरल ड्रेनेज। मॉडिफाइड पोस्टरल ड्रेनेज मीन्स कि हम जहाँ पर मॉडिफाई करेंगे पेशेंट वहाँ भी मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब मैं बिठा कर इस तरफ कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि पोस्टरल ड्रेनेज हो जाए, तो ये मॉडिफाई पोस्टरल ड्रेनेज है। पोस्टरल ड्रेनेज के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर अपर लोब में यहाँ पर कोई सिक्रीशंस हैं, तो आप लोअर, ये आम लोगों के लिए, ये हम वैसे तो मेडिकली कहते हैं कि 18 इंच तक ऊपर उठा दें, इसको साइड लाइन 45 डिग्री तक करें, लेकिन हर एक समझ नहीं पाते कि पोस्टरल ड्रेनेज किस तरीके से करवानी चाहिए। तो सिंपल मेथड ये है, जैसे मैंने इनको अभी लिटाया, लिटा कर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ लेट जाइए, करवट में लेट जाइए। फॉर एग्जाम्पल इनके अपर लोब में या मिडिल लोब में सिक्रीशंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनका यहाँ पे सेंटर में मैं पिलो रखूँगा। ऊपर उठाइए खुद को, सेंटर में पिलो रखा और इस तरीके से यहाँ पर मैं फिर परकशन अप्लाई करूँगा। और यहाँ पर अगर आपका जो है बेड ऐसा है कि जो ऊपर हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें ताकि अच्छे तरीके से ये ऊपर हो जाए और ये डाउनवर्ड पोजीशन में हो। तो डाउनवर्ड हमेशा सिक्रीशन क्या करती है, फ्रॉम अपर लेवल टू डाउनवर्ड। पानी आप देखते हैं ना, पानी किस तरीके से होता है, पानी को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं जाता है। इससे आप पोस्टरल ड्रेनेज करवा सकते हैं। और अगर जो है वो लोअर जोन्स में कोई प्रॉब्लम है, लोअर जोन्स की आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, उसमें भी साइड लाइन में जिसकी करवानी है, जिस जो लोब इन्वॉल्व है, जो लोब इन्वॉल्व है वो अप होगा और जो लोब अनइन्वॉल्व है वो डाउनवर्ड होगा। तो आप उसमें परकशन देंगे और अच्छे इससे रिजल्ट मिलेंगे। जब इस तरीके ऐसा पेशेंट जिसकी आप सक्शन करना चाहते हैं, उससे पहले पोस्टरल ड्रेनेज करवाएं। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रीन सक्शन कैथेटर, व्हाइट सक्शन कैथेटर, ब्लैक सक्शन कैथेटर। क्यों इतना कलर्स में डिफरेंस क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मैं उसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, गेज का डिफरेंस होता है। अब जब भी आप सक्शन कैथेटर इन करते हैं, आपको कैसे मालूम होगा कि सक्शन कैथेटर ट्रेकिया के अंदर गया? जब पेशेंट कफ आउट करेगा, कफ करेगा, तो ग्लोटिस ओपन होगा, एपिग्लोटिस ओपन होगा, एपिग्लोटिस ओपन होगा। इसका मतलब है कि आपका सक्शन कैथेटर ट्रेकिया में गया और आप फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके सिक्रीशन रिमूव करेंगे। और इससे काफ़ी अच्छे तरीके से पेशेंट रिलैक्स होगा। जब सिक्रीशन बाहर होंगी तो यहाँ से वो फ्री फील करेगा। और उसके के बाद सिक्रीशन निकलने के बाद ये होगा कि सिक्रीशन रिमूव होंगी और पेशेंट जो है खुद को अच्छे तरीके से फील करेगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी अच्छे तरीके से हो सकेगी, रेस्पिरेटरी जो उनके प्रोसेस हैं वो अच्छे तरीके से बहाल हो सकेगा। अब करना ये होता है कि 3 रूट्स होते हैं हमारे पास, जिसकी ओईटीटी हो, ट्रेकेस्टोमी हो, या जो है वो ओईटीटी एसोफेजियल एंट्रोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकेस्टोमी भी हो, नेजल हो, माउथ। सबसे पहला रूट कौन सा होगा? ओईटीटी या ट्रेकेस्टोमी। दूसरा जो रूट होगा नेजल, देन फिर ओरल। क्यों ओरल लास्ट में होगा? कि उसमें जम्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ओरल एयरवे के लिए, ओरल के लिए कि टीथ या पेशेंट क्लेंच ना करे, ओरल एयरवे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओरल एयरवे का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्रीशन रिमूव हो सकती है और पेशेंट टीथ क्लेंच नहीं भी कर सकता है। दूसरा होता है कि जो बाहर बाहर से जितनी सिक्रीशंस होती हैं, वो यॉन्कर, जो आप स्क्रीन पर दोबारा से देखिए यॉन्कर को, यॉन्कर से आप अच्छे तरीके से सिक्रीशंस को रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के हवाले से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई थी कि डॉक्टर साहब हमें बताएं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे थे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के हवाले से हमें कुछ बताएं, ताकि हम आईसीयू में, सीसीयू में जिन पेशेंट्स को सांस लेने में मुश्किल होती है पोस्ट ऑप के बाद, ऑपरेशन के बाद जितने केसेस होते हैं, तो उनको हम फिजियोथेरेपी करवा सकें। आप ये सारी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी को एक्टिव फिजियोथेरेपी किसी को एक्टिव चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आप एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक करवाएं। पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो पोस्टरल ड्रेनेज और सक्शनिंग करवाइए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।